Question number 1 is the theory which explains the gases consist of molecules which are in rapid motion is known as. So the correct option is option number D, kinetic molecular theory, because kinetic molecular theory हमारे पास molecular movement और उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में जिक्र करती है. उसके अलावा जितने भी हम थ्योरीज को देखते हैं, डाल्टन्स, बोर, रदरफोर्ड, ये एटम की शेप को हमें ज़्यादा डिफाइन करती हैं, लेकिन जो जिसकी मोशन के बारे में जो थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है वो होती है kinetic molecular theory. So this will be our correct answer. Second question is the law which states that at constant temperature the volume of a gas is inversely proportional to the pressure is known as the Boyle's law. Question number 3 is which of the following is considered constant in the Boyle's law? तो बॉयल्स लॉ में हमारे पास जो है रिलेशन बताया गया होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम का, तो थर्ड चीज कांस्टेंट रख दी जाएगी. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर. ग्राहम्स लॉ रेफर्स टू बॉइलिंग ऑफ वाटर, गैसियस डिफ्यूजन, गैस कंप्रेशन, वॉल्यूम चेंजेस ऑफ गैसेस. तो ग्राहम्स लॉ डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. सो हियर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. कूलिंग इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ द गैस, एक्सपेंशन ऑफ द गैस. इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मेरे पास है ये कंटेनर और इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है. मैंने इसमें प्रोवाइड की एनर्जी, दैट इज हीट. मैंने एनर्जी प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड कर रही हूँ मैं इसको, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, मीन्स की एनर्जी बढ़ती जा रही है. फिर एक स्पेसिफिक अमाउंट तक इसकी एनर्जी फिलअप होगी. जब इसकी कैपेसिटी फिलअप हो जाएगी तो क्या होगा, जो मेरी एनर्जी है जो मैं इसको दे रही हूँ वो यूटिलाइज होने लग जाएगी वर्क में. इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. क्या हुआ, स्मॉलर वॉल्यूम था लार्जर वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया. किस तरीके से, जब मैंने इसको हीट फराहम की या एनर्जी फराहम की. अब अगर हम सवाल के सिनेरियो में देखें तो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है और यहाँ पे मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया. दोनों केसेस में एक ही काम हुआ है कि वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया. यहाँ क्या था, मैं क्या देखती हूँ कि वॉल्यूम को एक्सपेंड करने के लिए मुझे एनर्जी दरकार है थोड़ी सी, मीन्स मैंने एनर्जी प्रोवाइड की तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो गई. इस केस में जब मैंने एक्सपेंशन की तो यहाँ कोई एनर्जी इसको प्रोवाइड नहीं हो रही है इस वॉल्यूम को, बट इसको तो एनर्जी चाहिए, कोई भी वर्क होगा उसको एनर्जी चाहिए होने के लिए. तो ये एनर्जी जो है ये अपने अंदर जो इसकी एनर्जी मौजूद है उसको यूटिलाइज करेगा. हर सब्सटेंस के अंदर एक एनर्जी स्पेसिफिक मौजूद होगी या होती है, तो वो अपनी ही अंदर मौजूद हीट को यूज कर लेगा एक्सपेंड करने के लिए. तो जब अपनी ही एनर्जी यूज हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, एम्प्टी नहीं कम हो जाएगी, तो क्या होगा, कूलिंग का इफेक्ट आएगा. जो हीट थी वो यूटिलाइज हो गई, एक्सपेंड करने में अपने आप को कम हो गई. तो इसका क्या मतलब हुआ, कूलिंग इज कॉज्ड बाय एक्सपेंशन ऑफ द गैस. क्योंकि जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो इसको कुछ एनर्जी चाहिए थी और इसने अपने अंदर अपनी सेल्फ एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया उस वर्क के लिए. सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. दिस लॉ इज सिंपली द चार्ल्स लॉ. क्वेश्चन नंबर 7 इज एब्सोल्यूट जीरो रेफर्स टू. तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू तो डिफरेंट यूनिट्स में एग्जिस्ट कर सकती है, बट ऑप्शंस में हम देख सकते हैं कि इनको वैल्यू चाहिए सेल्सियस में. तो सेल्सियस में जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि तमाम क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट केल्विन की वैल्यूज में होंगे या डिफरेंट फ़ारेनहाइट की वैल्यूज में होंगे या तीनों की वैल्यूज में होंगे और किसी एक यूनिट की वैल्यू करेक्ट लिखी होगी. तो इसके लिए ये तीनों वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए. जनरल गैस इक्वेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ. तो अगर जनरल गैस इक्वेशन हम देखते हैं तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ का. अगर आप इस चीज़ को इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जनरल गैस इक्वेशन है वो कॉम्बिनेशन है बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का, एवोगाड्रोस लॉ का और गे-लुजैक लॉ का. बट इंटरमीडिएट लेवल पर जितना हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद है हमें उस हिसाब से इस बात को आंसर करना है. तो उसी हिसाब से हमारा सिलेबस आता है उसी लेवल का. तो उस लेवल के हिसाब से जो हमने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी है वो ऑन दी बेसिस ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ ही पढ़ी है. तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा. द कांस्टेंट टेम्परेचर at which solid and liquid phases of substances are in equilibrium is called
freezing point, melting point, both A and B and none of these. So this will be both A and B because अगर हम water की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास लिक्विड फेज भी एग्जिस्ट करता है और सॉलिड आइस भी एग्जिस्ट करती है. सिमिलरली जिस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का रिलेशन है, इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसिंग पॉइंट का भी रिलेशन होता है. तो ये क्वेश्चन जो है उस फेज में भी आ सकता है कि द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड फेज एंड वेपर फेज ऑफ अ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड. तो जो उसका आंसर होगा वो होगा बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसिंग पॉइंट. The rate of diffusion of gases is inversely proportional to the square root of their densities. तो इसका आंसर होगा ग्राम्स लॉ. यहाँ पे जो मेजर कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होगी वो इस चीज़ से होगी. ग्राम्स लॉ की जो डेफिनेशन है उसमें तो मॉलिक्यूलर मास होता है या मोलर मास होता है. तो जिस चीज़ का जितना मास होगा उतनी ही उसकी डेंसिटी होगी. मीन्स मास एंड डेंसिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिकॉज व्हाट इज डेंसिटी? इट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो क्योंकि मास और डेंसिटी आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसीलिए इस स्टेटमेंट में हम लोग मास की जगह डेंसिटी को रिप्लेस कर सकते हैं. तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 11 है. फॉर्मूला गिवन है एंड दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज ऑल्सो ग्राम्स लॉ. तो अब तक 11 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हमारे ग्राम्स लॉ से रिलेटेड आ चुके हैं. तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री ग्राम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट. तो ये एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है. ये बहुत आता है, फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है. तो इसके लिए हमें बस एक चीज़ ध्यान में बिठा लेनी है कि द गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट HPLT एंड गैसेस फॉलोज द आइडियल बिहेवियर एट HPLT and HTLP. So the correct answer will be option number B because यहाँ पे इन्होंने हमसे कहा है डेविएट का. तो क्या होगा? लो टेम्परेचर and high pressure. Pressure has marked effect on the volume of. The answer will be gases. Pressure has some sort of effect on the volume of liquid as well, but हमें intermediate के हिसाब से इसको जवाब देना है. तो इसको ऐसा अगर आप लोग इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे या बहुत डेप्थ में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि लिक्विड पे भी वॉल्यूम पे फ़र्क आ जाता है. बहुत नेग्लिजिबल लेकिन आता है. तो मगर इस तरह के क्वेश्चन के जवाब आपको उसी लेवल पे देने होते हैं जिस लेवल पे आपने स्टडी की होती है. तो इंटरमीडिएट लेवल के हिसाब से इसका जो आंसर है वो गैसेस ही होगा. 14th question is which of the following involves strengthening of attraction between the molecules. तो क्रिस्टलाइजेशन एज द नेम सेज, इसमें तो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, अट्रैक्शन आपस में फॉर्म हो जाता है. उसके अलावा कंडेंसेशन में अगर हम लोग देखें तो सिंपली क्या होता है, वेपर टू लिक्विड कन्वर्जन हो रही होती है. एंड वेपर टू लिक्विड कन्वर्जन का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, वो अपने आप से अच्छी बॉन्डिंग बना रहे हैं आपस में. और फ्रीजिंग में भी यही होता है, वी आर गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर, लिक्विड, सॉलिड, इन तीनों में जो मेजर डिफरेंस होता है वो मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस का ही होता है. तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम गैसेस टू द सॉलिड, हम मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ आपस में बढ़ती जा रही है. तो सिमिलरली फ्रीजिंग भी हमारा आंसर होगा. तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दिस. द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, इट्स सिंपली द लिक्विड. The internal resistance to the flow of liquid is called viscosity. The force per unit length over a surface of the liquid is known as the surface tension. Because viscosity जैसे कि हमने पढ़ा कि resistance between the layer, osmotic pressure is a different thing, it is a pressure. We are talking about something very different here. उसके अलावा gravitational pull का यहाँ से कोई link नहीं है. So the correct option will be, and the only option will be surface tension. The force of attraction between similar molecules of a liquid is called. तो
मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब है कि एडेशन और कोहेशन में से आंसर होगा। वैन डर वाल्स फोर्सेज एंड डायपोल अट्रैक्शन, इन दोनों का जिक्र इसलिए नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट इसलिए नहीं हो सकते दोनों में से कोई भी, या इनको इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत स्पेसिफाइड अट्रैक्शन है। जब भी इनका जिक्र होगा तो बहुत जनरल वे में जिक्र नहीं होगा, जबकि हम क्वेश्चन देखें तो बहुत ही जनरलाइज्ड पूछा गया है हमसे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड और एनीथिंग। तो सिंपली द आंसर विल बी फ्रॉम एडिशन और कोहेशन। तो अगर सवाल में एक और चीज़ देखूँ वो क्या है यहाँ पे गिवन, सिमिलर। तो एडिशन कोहेशन दोनों अट्रैक्शन होती है, बट जो सिमिलर के दरमियान हो वो कहलाती है कोहेशन। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। When same substance exists in different crystalline forms, the phenomena is called polymorphism, because poly means many and morph means shapes or different forms. 54 degree C. This temperature can also be represented by, so option number A is Fahrenheit. So we will just convert this 54 degree C into the Fahrenheit. ये फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज एनईडी में तो कैलकुलेटर अलाउ होता है। वी विल जस्ट सिंपली पुट आवर 54 वैल्यू इन प्लेस ऑफ दिस सी और हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 129.2 फ़ारेनहाइट एंड सिंपली एडिंग 273 विल गिव अस आंसर इन केल्विन। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। 1 mole of gas at STP is equivalent to, that is 22.4 liters or 22.4 dm cube. Mathematically Charles law is represented by, तो चार्ल्स लॉ जैसा कि हमें रिलेशनशिप को शो करती है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, तो सिंपली आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। The escape of a gas molecule through a pinhole is called, so here diffusion, osmosis, effusion and capillary reaction. Osmosis और capillary reaction तो आंसर नहीं हो सकते बिकॉज ये इस स्टेटमेंट के बिल्कुल ही एक अलग प्रोसीजर्स हैं। डिफ्यूजन और इफ्यूजन में से आंसर हो सकता है। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन में जो मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि जो इफ्यूजन होती है उसका जो साइज होगा, मीन्स उसमें जो इंटरेक्शन का साइज होता है टू डिफरेंट सब्सटेंसेस का, वो बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, if I have a box of 1 meter cube, for example, let's say, and I just put a pin into it, तो उसमें एक छोटा सा होल फॉर्म हो जाएगा और उसकी जो गैस जिस तरीके से अब बाहर आ रही होगी that will be called the effusion. So option number C will be correct answer, that is effusion. That is the escape of gas molecules through a pinhole, means very small hole. The temperature of 273 Kelvin corresponds to, तो सिंपली केल्विन को कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में एंड 273 minus 273 will be 0. So option A will be correct. Falling drop of water is spherical due to hydrogen bonding, no. Surface tension, yes. So the correct option is surface tension. An ideal gas is a hypothetical gas, number A, not made of particles, number B, that conforms to all of the assumptions of kinetic molecular theory, number C, whose particles have zero mass, number D, made of motionless particle. तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज सारी आइडियल गैस लॉज और जितनी भी हमारी थ्योरीज हैं उनको फॉलो करती है हमारी आइडियल गैस, उसमें पार्टिकल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं हो सकता। दे हैव जीरो मास, नहीं, उसका मास होता है। क्यों, कैसे होता है? फॉर एग्जांपल जब हम कैलकुलेशन करते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, तो उसमें हम एन कंसीडर करते हैं। एन फर्दर रिलेट्स टू द मास, तो इट हैज सम मास एजम्पशन हमारी ये होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेड ऑफ मोशनलेस पार्टिकल, नहीं, उसमें मोशन एग्जिस्ट करता है तभी तो वो एक गैस होती है। तो सिंपली ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। A force is applied to a container of gas reducing its volume by half. The temperature of the gas will decrease, increase, remains constant. तो इसको समझने के लिए हमें यही दोबारा वो वाला कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो कि है मेरे पास फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है और मैंने इसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया, सही है। तो हम लोग जानते हैं चार्ल्स लॉ में कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब कि जब हम लोग वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है हमारा
उसको भी डिक्रीज होना चाहिए, बट नॉट इन दिस केस। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आप देखें, ये सेम क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है फिजिक्स 2019 के NED पास पेपर में, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स के क्वेश्चन सेम होते हैं। तो 2019 फिजिक्स में पास पेपर में आया, तो उसका मैंने ये वाला बहुत डेप्थ में जाके एक्सप्लेन किया है। तो इसकी मज़ीद अगर आपको डिटेल देखनी हो तो आप उसमें देख सकते हैं। तो सिंपली वापस आते हैं इस पे। तो हम इसको चार्ल्स लॉ से रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ल्स लॉ में डिफरेंट असम्पशंस होती हैं। वहाँ पे हमारे पास मैंने क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम का भी बताया उसमें। अगर हम इसको अगर डिस्कस करें तो वहाँ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है और डिफरेंट थिंग्स होती हैं। यहाँ पे इस सवाल को समझने के लिए हम बस ये देखेंगे कि व्हेन वी आर रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, मतलब जब मैं वॉल्यूम को रिड्यूस कर रही हूँ, तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में जब मैंने एक्सपेंड किया था तो मुझे कोई एनर्जी रिक्वायर हुई थी, और वो एनर्जी सब्सटेंस ने अपनी ही यूटिलाइज करके अपने आप को एक्सपेंड कर लिया था। हम लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, वी वर गोइंग फ्रॉम दिस थिंग टू दिस स्टेट, और हमारे पास क्या हो रही थी, कूलिंग हो रही थी। क्यों हो रही थी वो हम लोग समझ चुके हैं। और इस सवाल में हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, हम इस स्टेट से इस स्टेट में जा रहे हैं। तो क्या होगा, हीट अप होगा। हीट अप क्यों होगा, सिंपली वो जो एनर्जी इसको यूटिलाइज करने में लग चुकी थी, इस वाले वॉल्यूम को अटेन करने में लग चुकी थी, इस एक्सपेंशन को करने में लग चुकी थी, वो सारी वापस आ जाएगी। तो क्या होगा, हीट अप हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी the temperature of the gas will increase. Graham's law refers to gas diffusion. Boyle's law's equation is, Boyle's law क्योंकि डिस्कस करती है with the relationship between pressure and volume, so option number B is correct answer, because pressure and volume are inversely proportional to each other in this equation. According to Gauss's law, the relationship between pressure and density is, so simply PV nRT, and if we expand the n into W upon n, that is mass upon molecular mass. फिर सिंपली हम लोग अगर शिफ्ट कर दें दिस वॉल्यूम को मास की जगह, तो सिंपली हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, डेंसिटी की, मास पर वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी। तो सिंपली PM इज इक्वल टू डेंसिटी RT। इसमें अगर मैं देखूं P को और डेंसिटी को, तो सिंपली मुझे ये नज़र आता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, सो द आंसर विल बी A, that is direct. This is all for this video. Thanks for watching. और अगर कोई करेक्शन, सजेशन या क्यूरी हो तो आप कमेंट्स या फिर ईमेल या फिर फेसबुक के थ्रू मुझसे